लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी इज्जत के लिए, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चवन्नी लाल ने अपनी मोटरसाइकिल स्टॉल के साथ रोकी और गद्दी पर बैठे बैठे सुबह की ताज़ा अखबारों की सुर्खियों पर नजर डाली। साइकिल रुकते ही स्टॉल पर बैठे दोनों मुलाजिमों ने उसे नमस्ते कही थी, जिसका जवाब चवन्नी लाल ने अपने सर की खफीफ जुम्बिश से दे दिया था। सुर्खियों पर सरसरी नजर डालकर चवन्नी लाल ने बंधे हुए एक बंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, जो उसे फौरन दे दिया गया। इसके बाद उसने अपनी BSE मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट किया और ये जा वो जा। मॉडर्न न्यूज एजेंसी कायम हुए पूरे 4 बरस हो चले थे। चवन्नी लाल उसका मालिक था, लेकिन इन 4 बरसों में वो एक दिन भी स्टॉल पर नहीं बैठा था। वो हर रोज सुबह अपनी मोटरसाइकिल पर आता, मुलाजिमों की नमस्ते का जवाब सर की खफीफ जुम्बिश से देता, ताज़ा अखबारों की सुर्खियां एक नज़र देखता, हाथ बढ़ाकर बंधा हुआ बंडल लेता और चला जाता। चवन्नी लाल का स्टॉल मामूली स्टॉल नहीं था। हालांकि अमृतसर में लोगों को अंग्रेजी और अमरीकी रिसालों और पर्चों से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मॉडर्न न्यूज एजेंसी हर अच्छा अंग्रेजी और अमरीकी रिसाला मंगवाती थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि चवन्नी लाल मंगवाता था। हालांकि उसे पढ़ने वढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। शहर में बहुत कम आदमी जानते थे कि मॉडर्न न्यूज एजेंसी खोलने से चवन्नी लाल का असल मकसद क्या था। यूं तो इससे चवन्नी लाल को खासी आमदनी हो जाती थी, इसलिए कि वो करीब करीब हर बड़े अखबार का एजेंट था। लेकिन समुंदर पार से जो अखबार और रिसाले आते बहुत ही कम थे। फिर भी हर हफ्ते विलायत की डाक से मॉडर्न न्यूज एजेंसी के नाम से कई खूबसूरत बंडल और पैकेट आते ही रहते। असल में चवन्नी लाल ये पर्चे और रिसाले बेचने के लिए नहीं, बल्कि मुफ्त बांटने के लिए मंगवाता था। चुनांचे हर रोज सुबह सवेरे वो इन्हीं पर्चों का बंडल लेने आता था, जो उसके मुलाजिमों ने बांध कर अलग छोड़े होते थे। शहर के जितने बड़े अफसर थे सब चवन्नी लाल से वाकिफ थे। बाज की वाकिफियत सिर्फ यहीं तक महदूद थी कि हर हफ्ते उनके यहाँ जो अंग्रेजी और अमरीकी पर्चे आते हैं, शहर में कोई एक मॉडर्न न्यूज एजेंसी है, उसका मालिक चवन्नी लाल है। वो भेजता है और बिल कभी रवाना नहीं करता। बाज ऐसे भी थे जो उसको बहुत अच्छी तरह जानते थे। मिसाल के तौर पर उनको मालूम था कि चवन्नी लाल का घर बहुत ही खूबसूरत है तो छोटा सा मगर बहुत ही नफीस तरीके पर सजा है। एक नौकर है रामा, बड़ा साफ सुथरा और 100% नौकर, समझदार, मामूली सा इशारा समझने वाला, जिसको सिर्फ अपने काम से गरज है। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते इससे उसको दिलचस्पी नहीं। चवन्नी लाल घर पर मौजूद हो जब भी एक बात है, मौजूद ना हो जब भी एक बात है। मेहमान किस गरज से आया है ये उसको उसकी शक्ल देखते ही मालूम हो जाता है। कभी जरूरत महसूस नहीं होती कि उससे सोडे बर्फ के लिए कहा जाए या पानी का ऑर्डर दिया जाए। हर चीज खुद ब खुद वक्त पर मिल जाएगी और फिर ताक झांक का कोई खदशा नहीं। इस बात का भी कोई खटका नहीं कि बात कहीं बाहर निकल जाएगी। चवन्नी लाल और उसका नौकर रामा दोनों के होंठ दरिया के दरिया पीने पर भी खुश्क रहते थे। मकान बहुत ही छोटा था, बंबई स्टाइल का। ये चवन्नी लाल ने खुद बनवाया था। बाप की वफात पर उसे 10,000 रुपया मिला था, जिसमें से 5,000 उसने अपनी छोटी बहन रूपा को दे दिए थे और जद्दी मकान भी खुद अलाहिदा हो गया था। रूपा अपनी माँ के साथ इसमें रहती थी और चवन्नी लाल अपने बंबई स्टाइल के मकान में। शुरू में माँ बहन ने बहुत कोशिश की कि वो उनके साथ रहे, साथ न रहे तो कम अज कम उनसे मिलता ही रहे, मगर चवन्नी लाल को उन दोनों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसका ये मतलब नहीं कि उसे अपनी माँ और बहन से नफरत थी। दरअसल इसे शुरू ही से इन दोनों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता बाप से जरूर थी कि वो थानेदार था, लेकिन जब वो रिटायर हुआ तो चवन्नी लाल को उससे भी कोई दिलचस्पी न रही। जिस वक्त उसे कॉलेज में किसी से कहना पड़ता कि उसके वालिद रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो उसे बहुत कोफ्त होती। चवन्नी लाल को अच्छी पोशिश और अच्छे खाने का बहुत शौक था। तबीयत में नफासत थी। चुनांचे वो लोग जो उसके मकान में एक दफा भी गए, उसके सलीके की तारीफ अब तक करते हैं। NWR के एक नीलाम में उसने रेल के डिब्बे की एक सीट खरीदी थी।
उसको इसने अपने दिमाग से बहुत ही उम्दा दीवान में तब्दील करवा लिया था। चवन्नी लाल को ये इस कदर पसंद था कि उसे अपनी ख्वाह गाह में रखवाया हुआ था। शराब उसने कभी छुई नहीं थी, लेकिन दूसरों को पिलाने का बहुत शौक था। एरे गैरे को नहीं, खासुल खास आदमियों को, जिनकी सोसाइटी में ऊंची पोजीशन हो, जो कोई मर्तबा रखते हो। चुनांचे ऐसे लोगों की वो अक्सर दावत करता, किसी होटल या कहवा खाने में नहीं, अपने घर में, जो उसने खास अपने लिए बनवाया था। ज्यादा पीने पर अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे किसी तरद्दुद की जरूरत न होती, क्योंकि चवन्नी लाल के पास ऐसी चीजें हर वक्त मौजूद रहती थीं जिनसे नशा कम हो जाता था। डर के मारे कोई घर न जाना चाहे तो अलहदा सजे सजाए 2 कमरे मौजूद थे। छोटा सा हॉल था, उसमें कभी कभी मुजरे भी होते थे। अक्सर ऐसा भी हुआ कि चवन्नी लाल के इस मकान में उसके दोस्त कई कई दिन और कई कई रातें अपनी सहेलियों समेत रहे, लेकिन उसने उनको मुतलक खबर न होने दी कि वो सब कुछ जानता है। अलबत्ता जब उसका कोई दोस्त उनकी इन नवाजिशों का शुक्रिया अदा करता तो चवन्नी लाल गैर मुतवक्की तौर पर बेतकल्लुफ होकर कहता, क्या कहते हो यार, मकान तुम्हारा अपना है। आम गुफ्तगू में वो अपने दोस्तों के ऊंचे मर्तबे के पेश नज़र ऐसा तकल्लुफ कभी नहीं बरतता था। चवन्नी लाल का बाप गिरधारी लाल ऐन उस वक्त रिटायर हुआ जब चवन्नी लाल 3rd डिवीजन में एंट्रेंस पास करके कॉलेज में दाखिल हुआ। पहले तो ये था कि सुबह शाम घर पे मिलने वालों का तांता बंधा रहता था। डालियों पर डालियां आ रही हैं, रिश्वत का बाजार गर्म है, तनख्वाह बोनस सीधी बंक में चली जाती थी। लेकिन रिटायर होने पर कुछ ऐसा पांसा पलटा कि लाला गिरधारी लाल का नाम जैसे बड़े आदमियों के रजिस्टर से कट गया। यूं तो जमा पूंजी काफी थी, लेकिन लाला गिरधारी लाल ने बेकार मुबाश कुछ किया कर मकानों का सट्टा खेलना शुरू कर दिया और 2 बरसों ही में आधी से ज्यादा जायदाद गंवा दी। फिर लंबी बीमारी ने आ घेरा। इन तमाम वाकयात का चवन्नी लाल पर अजीब गरीब असर हुआ। लाला गिरधारी लाल का हाल पतला होने के साथ चवन्नी लाल के दिल में अपना पुराना ठाठ और अपनी पुरानी साख कायम रखने की ख्वाहिश बढ़ती गई और आखिर में उसके ज़हन ने आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी करवट बदली कि वो बड़े आदमियों का बाज़ाहिर हम जलीस था, हम प्याला वो हम निवाला था, लेकिन असल में वो उनसे बहुत दूर था। उनके रुतबे से, उनकी जाहू मंजिलत से अलबत्ता उसका वही रिश्ता था जो एक बुत से पुजारी का हो सकता है या एक आका से एक गुलाम का। हो सकता है कि चवन्नी लाल के वजूद के किसी गोशे में बहुत ही बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश थी, जो वहीं की वहीं दब गई और ये सूरत इख्तियार कर गई जो अब उसके दिलो दिमाग में थी। लेकिन ये ज़रूर है कि जो कुछ भी वो करता उसमें इंतहाई दर्जे का खुलूस था। कोई बड़ा आदमी उससे मिले न मिले, यही काफ़ी था कि वो उसके दिए हुए अमरीकी और अंग्रेज़ी पर्चे एक नज़र देख लेता था। फसादात अभी शुरू नहीं हुए थे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि तकसीम की बात भी अभी नहीं चली थी कि चवन्नी लाल की बहुत दिनों की मुराद पूरी होती नजर आई। एक बहुत ही बड़े अफसर थे जिससे चवन्नी लाल की जान पहचान न हो सकी थी। एक दफ़ा उसके मकान पर शहर की सबसे खूबसूरत तवाइफ का मुजरा हुआ। चंद दोस्तों के हमरा उस बड़े अफसर का शर्मीला बेटा हरबंस भी चला आया। चुनांचे जब चवन्नी लाल की इस नौजवान से दोस्ती हो गई तो उसने समझा कि एक न एक दिन इसके बाप से भी राहो रस्म पैदा हो ही जाएगी। हरबंस जिसने तय्युश की जिंदगी में नया नया कदम रखा था, बहुत ही अलहड़ था। चवन्नी लाल खुद तो शराब नहीं पीता था, लेकिन हरबंस का शौक पूरा करने के लिए और उसे शराब नोशी के अदब आदाब सिखाने के लिए 1-2 दफ़ा उसे भी पीनी पड़ी, लेकिन बहुत ही कलील मिकदार में। लड़के को शराब पीनी आ गई तो उसका दिल किसी और चीज को चाहा। चवन्नी लाल ने ये भी मुहैया कर दी और कुछ इस अंदाज से कि हरबंस को झेंपने का मौका न मिले। जब कुछ दिन गुजर गए तो चवन्नी लाल को महसूस हुआ कि हरबंस से ही की दोस्ती काफ़ी है, क्योंकि इसी के जरिए से वो लोगों की सिफारिशें पूरी करा लेता था। वैसे तो शहर में चवन्नी लाल के असर व रसूख का हर शख्स कायल था, लेकिन जब से हरबंस उसके हल्काए वाकफियत में आया था उसकी धाक और भी ज्यादा बैठ गई थी। अक्सर यही समझते थे कि चवन्नी लाल अपने असर व रसूख से ज़ाती फ़ायदा उठाता है, मगर ये हकीकत है कि उसने अपने लिए कभी किसी से सिफारिश नहीं की थी। उसको शौक था दूसरों के काम करने का और उन्हें अपना ममनून ए एहसान बनाने का, बल्कि यूं कहिए कि उनके दिलो दिमाग पर कुछ ऐसे ख्यालात तारी करने का भी कमाल है
एक मामूली सी न्यूज एजेंसी का मालिक है, लेकिन बड़े बड़े हाकिमों तक उसकी रसाई है। बाज ये समझते थे कि वो खुफिया पुलिस का आदमी है। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन चवन्नीलाल हकीकत में जो कुछ था बहुत ही कम आदमी जानते थे। एक को खुश कीजिए तो बहुत सौ को नाराज करना पड़ता है। चुनांचे चवन्नीलाल के जहां एहसानमंद थे वहां दुश्मन भी थे, और इस ताक में रहते थे कि मौका मिले और उससे बदला लें। फसादात शुरू हुए तो चवन्नीलाल की मसरूफियात ज्यादा हो गई। मुसलमान और हिंदुओं दोनों के लिए उसने काम किया, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका सोसाइटी में कोई दर्जा था। उसके घर की रौनक भी बढ़ गई। करीब करीब हर रोज कोई न कोई सिलसिला रहता। स्टोर रूम जो सीढ़ियों के नीचे था, शराब और बियर की खाली बोतलों से भर गया था। हरबंस का अल्हड़पन अब बहुत हद तक दूर हो चुका था। अब उसे चवन्नीलाल की मदद की जरूरत नहीं थी। बड़े आदमी का लड़का था। फसादात ने दस्तरख्वान बिछाकर नित नई चीजें उसके लिए चुन दी थीं। चुनांचे करीब करीब हर रोज वो चवन्नीलाल के मकान में मौजूद होता। रात के 12 बजे होंगे। चवन्नीलाल अपने कमरे में रेलगाड़ी की सीट से बनाए हुए दीवान पर बैठा अपने पिस्तौल पर उंगली घुमा रहा था कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। चवन्नीलाल चौंक पड़ा और सोचने लगा, बलवाई? नहीं। रामा? नहीं। वो तो कई दिनों से कर्फ्यू के बाइस नहीं आ रहा था। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और हरबंस की सहमी हुई डरी हुई आवाज आई। चवन्नीलाल ने दरवाजा खोला। हरबंस का रंग हल्दी के गाभे की तरह जर्द था, होंठ तक पीले थे। चवन्नीलाल ने पूछा, क्या हुआ? वो आवाज हरबंस के सूखे हुए गले में अटक गई। चवन्नीलाल ने उसको दिलासा दिया, घबराइए नहीं, बताइए क्या हुआ है। हरबंस ने अपने खुश्क होंठों पर जवान फेरी। वो लहू, बंद ही नहीं होता लहू। चवन्नीलाल ने समझा कि शायद लड़की मर गई है। चुनांचे ये सुनकर उसे नाउम्मीदी सी हुई, क्योंकि वो लाश को ठिकाने लगाने की पूरी स्कीम अपने होशियार दिमाग में तैयार कर चुका था। ऐसे मौक़ों पर जब उसके घर में उसके मेहमान किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएं, चवन्नीलाल का दिमाग गैर मामूली तौर पर मुस्तैद हो जाता था। मुस्कुराकर उसने हरबंस की तरफ देखा, जो कि लरज रहा था। मैं सब ठीक किए देता हूं, अब घबराइए नहीं। ये कहकर उसने कमरे का रुख किया, जिसमें हरबंस तकरीबन 7 बजे से एक लड़की के साथ जाने क्या करता रहा था। चवन्नीलाल ने एकदम बहुत सी बातें सोची। डॉक्टर? नहीं, बात बाहर निकल जाएगी। एक बहुत बड़े आदमी की इज्जत का सवाल है। और ये सोचते हुए उसे अजीब गरीब किस्म की मसरत महसूस होती कि वो एक बहुत बड़े आदमी के नंगो नामूस का मुहाफिज है। रामा? कर्फ्यू के बाइस वो कई दिनों से नहीं आ रहा था। बर्फ? हाँ, बर्फ ठीक है। रेफ्रिजरेटर मौजूद था, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी चवन्नीलाल को ये थी कि वो लड़कियों और औरतों के ऐसे मामलों से बिल्कुल बेखबर था। लेकिन उसने सोचा, कुछ भी हो, कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। चवन्नीलाल ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। सागवान के स्प्रिंगों वाले पलंग पर एक लड़की लेटी थी और सफेद चादर खून में लिथड़ी हुई। चवन्नीलाल को बहुत घिन आई, लेकिन वो आगे बढ़ा। लड़की ने करवट बदली और एक चीख उसके मुंह से निकली, भैया। चवन्नीलाल ने भींची हुई आवाज में कहा, रूपा। और उसके दिमाग में ऊपर तले सैकड़ों बातों का अंबार सा लग गया। इनमें सबसे जरूरी बात यह थी कि हरबंस को पता न चले कि रूपा उसकी बहन है। चुनांचे उसने मुंह पर उंगली रखकर रूपा को खामोश रहने का इशारा किया और बाहर निकलकर मामले पर गौर करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दहलीज में हरबंस खड़ा था। उसका रंग अब पहले से भी जर्द था। होंठ बिल्कुल बेजान हो गए थे। आंखों में वहशत थी। चवन्नीलाल को दूबदू देखकर वो पीछे हट गया। चवन्नीलाल ने दरवाजा भेड़ दिया। हरबंस की टांगें कांपने लगीं। चवन्नीलाल खामोश था। उसके चेहरे का कोई खत बिगड़ा हुआ नहीं था। असल में वो सारे मामले पर गौर कर रहा था। इस कदर लामक से गौर कर रहा था कि वो हरबंस की मौजूदगी से भी गाफिल था। मगर हरबंस को चवन्नीलाल की गैर मामूली खामोशी में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। चवन्नीलाल अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो हरबंस जोर से चीखा और दौड़कर उसमें दाखिल हुआ। बहुत ही जोर से कांपते हुए हाथों से रेलगाड़ी की सीट वाले दीवान पर से पिस्तौल उठाया और बाहर निकलकर चवन्नीलाल की तरफ तान दिया। चवन्नीलाल फिर भी कुछ न बोला। वो अभी तक मामला सुलझाने में मुस्तगरक था। सवाल एक बहुत बड़े आदमी की इज्जत का था।
पिस्तौल हरबंस के हाथ में कपकपाने लगा। वो चाहता था कि जल्द फैसला हो जाए, लेकिन वो अपनी पोजीशन साफ करना चाहता था। दोनों, चवन्नीलाल और हरबंस, कुछ देर खामोश रहे, लेकिन हरबंस ज्यादा देर तक चुप न रह सका। उसके दिलो दिमाग में बड़ी हलचल मची हुई थी। चुनांचे एकदम उसने बोलना शुरू किया। मैं मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये तुम्हारी बहन है। ये सारी शरारत उस मुसलमान की है, उस मुसलमान सब इंस्पेक्टर की। क्या नाम है उसका? मोहम्मद तुफैल। हाँ, मोहम्मद तुफैल। नहीं, बशीर अहमद। नहीं, मोहम्मद तुफैल। वो तुफैल जिसकी तरक्की तुमने रुकवाई थी। उसने मुझे ये लड़की लाकर दी और कहा मुसलमान है। मुझे मालूम होता तुम्हारी बहन है तो क्या मैं उसे यहां लेकर आता? तुम बोलते क्यों नहीं? और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम बोलते क्यों नहीं? तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? लेकिन मैं कहता हूं मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे कुछ मालूम नहीं था। चवन्नीलाल ने हौले से कहा, घबराइए नहीं, आपके पिताजी की इज्जत का सवाल है। लेकिन हरबंस चीख चिल्ला रहा था। उसने कुछ न सुना और कांपते हुए हाथों से पिस्तौल दाग दिया। तीसरे रोज कर्फ्यू हटने पर चवन्नीलाल के 2 नौकरों ने मॉडर्न न्यूज एजेंसी का स्टॉल खोला। ताज़ा अखबार अपनी अपनी जगह पर रखे। चवन्नीलाल के लिए अखबारों और रिसालों का एक बंडल बांधकर अलग रख दिया, मगर वो ना आया। कई राह चलते आदमियों ने ताज़ा अखबारों की सुर्खियों पर नजर डालते हुए मालूम किया कि मॉडर्न न्यूज एजेंसी के मालिक चवन्नीलाल ने अपनी सगी बहन के साथ मुंह काला किया और बाद में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी इज्जत के लिए, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।